अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स या 610 लेक्चर नंबर 17। जैसा कि आपको पता है, टोटल 16 लेक्चर हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 17। बाकी 16 लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटिंग एल्गोरिथम्स के बारे में कि बेसिकली राउटिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर राउटिंग क्या होती है। इसका सिंपल सा हम देख लेते हैं। राउटिंग मीन होता है किसी भी रास्ते के ऊपर जाना या कोई मैप मुहैया करना किसी काम के लिए। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलूं कि आप यहाँ से मुल्तान जाएंगे तो आपके पास 5 रास्ते हैं, तो वो बेसिकली एक राउट है, ठीक है, मैप है कि हम यहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। यानी कि हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन को चूज करते हुए हम जाएंगे, तो ये बेसिकली राउट है। तो जब डाटा ट्रांसफर होता है एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर, जब डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो उसको भी राउट प्रोवाइड किया जाता है कि डाटा इस राउट के ऊपर से जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर एक रूम के अंदर 10 पीसीज हैं और पीसी 1 को डाटा सेंड करना है पीसी 10 तक, तो उसे कोई ना कोई तो राउट दिया जाएगा ना कि वो पीसी 10 तक डाटा प्रोवाइड करे। डिफरेंट राउट बन रहे होते हैं पीसीज के दरमियान, उसको जो है बेहतरीन राउट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बेसिकली होता किसके जरिए, राउटिंग एल्गोरिथम्स के जरिए। चलें चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। उम्मीद है कि आपको राउटिंग की समझ आ गई है। बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स, ठीक है। कहते हैं कि राउटिंग जब हम दे रहे होते हैं या राउटिंग के जो टेबल्स हम बना रहे होते हैं, तो बेसिकली हम क्या चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, मैनुअल एंट्री या सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपसे जो पूछा जाएगा बुक के लिहाज से, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो वो पूछ लेंगे कि दे आर बेसिकली टू मेथड फॉर बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स। जब बात होगी ना बिल्डिंग की, तो फिर आपने आंसर देना है मैनुअल एंट्री और सॉफ्टवेयर। आपको इंशाल्लाह इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि देर आर डैश मेथड फॉर बिल्डिंग राउटिंग टेबल। अभी इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है कि देर आर डैश मेथड फॉर कंप्यूटिंग राउटिंग टेबल, ठीक है। कंप्यूटिंग राउटिंग टेबल और बिल्डिंग राउटिंग टेबल में फ़र्क है। अगर बिल्डिंग की बात करें तो मैनुअल एंट्री सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटिंग की बात करें तो स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। इसमें आप लोगों के 2 एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। थोड़ा कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल इस तरह से है कि यहाँ पे जस्ट बिल्डिंग के वर्ड का डिफरेंस है कंप्यूटिंग के साथ, बाकी सेम है, ठीक है। अगर तो वो आपसे राउटिंग टेबल के बिल्डिंग के बारे में पूछे तो बिल्ड, जो बिल्ड मीन होता है इसको बनाना, तमीर करना, तो मैनुअल एंट्री के जरिए जब हम इसको बनाते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए बनाते हैं। और कंप्यूटिंग मीन होता है कि किसी राउटिंग टेबल का हमने मतलब कंप्यूट करना, उसके रास्ते को, उसका डिस्टेंस देखना, उसको समझना। तो कंप्यूट के रिलेटेड है ये, तो वो स्टैटिक राउटिंग होती है या डायनामिक राउटिंग होती है, ठीक है। चलें अब बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग के बारे में कि बेसिकली स्टैटिक राउटिंग क्या होता है और डायनामिक राउटिंग क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग एंड व्हाट इज डायनामिक राउटिंग। इट इज़ डन एट, हम सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इट इज डन एट बूट टाइम। इसका क्या मतलब होता है, बूट टाइम मीन होता है स्टार्ट टाइम पे, ठीक है। इसको डन कर दिया जाता है शुरू में ही, ठीक है। इट इज सिंपल एंड हॉट एंड लो नेटवर्क ओवरहेड। ये एक सिंपल होता है और अनफ्लेक्सिबल होता है, इसमें फ्लेक्सिबल नहीं होता। अनफ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है, ये फिक्स है। और बूट टाइम है, इसको ड्यूरिंग द वर्क हम चेंज नहीं करेंगे। अब मैं अगर एग्जांपल के जरिए समझाऊं कि आप एक बंदे को मैप दे देते हैं कि भाई आपने इसी रास्ते से होते हुए जाना है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो स्टैटिक राउटिंग है। और एक बंदे को आप बता देते हैं कि फलां जगह पे जाना है, आप कोई भी रास्ता चूज कर लो जो आपका माइंड बताए, तो वो होता है डायनामिक राउटिंग, ठीक है।
मजीद अगर मैं स्टैटिक राउटिंग के बारे में आपको यहाँ पे बताऊं तो स्टैटिक राउटिंग इन्वॉल्व मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन द राउटिंग इंफॉर्मेशन विच रिमेन फिक्स। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग का यहाँ इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं कि स्टैटिक राउटिंग बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की होती है और इसको हम बदल नहीं सकते जब तक हम इसको खुद मैनुअली चेंज ना करें। ठीक है, दिस इज लाइक राइटिंग परमानेंट डायरेक्शन और अ पेपर ऑफ सम ट्रैवलिंग। ठीक है, जैसे कि परमानेंट डाटा जो है ट्रांसफर होना है। ठीक है, एक रास्ता दे दिया है कि PC1 को कि इसी रास्ते से जाते हुए PC10 तक आपने डाटा देना है, इसको चेंज जब तक हम करेंगे नहीं PC जो है वो उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि यह आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यानी कि हमने एक PC को बता दिया कि भाई आपने इस रास्ते से ही डाटा ट्रांसफर करना है, इसके अलावा आपने चेंज नहीं करना। और डायनामिक राउटिंग के अंदर क्या होता है कि इट अलो ऑटोमेटिक अपडेट बाय अ प्रोग्रामर। ठीक है, इसको प्रोग्रामर को जो असेस हासिल होती है कि इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकता है प्रोग्रामर। ठीक है, इट कैन वर्क अराउंड नेटवर्क फेलियर ऑटोमेटिकली, यानी नेटवर्क फेलियर के लिहाज से ये काम करता है। जैसे कि अगर PC1 जो है उसको एक रूट दे दिया गया था कि आपने डाटा देना है PC5 तक। ठीक है, अब जब उसने देखा कि PC2 जो है वो ख़राब है तो वो फिर अपना रूट बदलेगा और PC3 से होता हुआ PC4 और 5 को डाटा दे देगा। यानी कि मतलब नेटवर्क फेलियर के लिहाज से वो अपना रूट चेंज कर सकता है। ये बेसिकली होता है डायनामिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में क्या था, अगर मतलब आपका रास्ता जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क फेलियर आ रही है, तो फिर उसका जो काम है वो रुक जाता है। लेकिन डायनामिक राउटिंग में ऐसा नहीं होता, उसको जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट प्रोग्रामर असेस हासिल होती है। अगर उसको एक राउट दे दिया गया है, वहां पे नेटवर्क फेलियर्स आ रही हैं, तो वो उस राउट को बदल लेगा, किसी दूसरे राउट से डाटा ट्रांसफर करेगा। डायनामिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ के अंदर सबसे छोटा रास्ता जो अख्तियार करना वो कहलाता है आपका कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ अ ग्राफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे ग्राफ दिया गया है 1 5 2 6 3 4 7। ठीक है, अब ये एक ग्राफ है, तो इसमें अगर हमने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्यूट करना है तो हम किस तरह से जो है वो इसको कंप्यूट कर सकते हैं, ये इसके रिलेटेड है। जैसा कि अगर PC1 को जाना है PC4 तक, ठीक है, तो इसके पास सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। ठीक है, इस चीज़ की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पर लाइन का इस्तेमाल करते हैं कि अब इसने जाना है PC1 ने PC4 तक। ठीक है, तो बेसिकली अब इसको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही बन रहा है कि ये PC1 से 5 तक, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर सीधा 4 पर चला जाए। ये तो हो गया सबसे छोटा रास्ता। अगर ये इस तरह नहीं करता, बल्कि वो 2 से जो है वो 6 की तरफ जाता है, फिर 6 से जो है वो 3 की तरफ जाता है, फिर 3 से जो है 4 की तरफ जाता है, तो ये कुछ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो जाएगा, बल्कि ये पाथ जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली डिजिटास्टर एल्गोरिथम का काम यही है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ मुहैया करता है कि एक पीसी को अगर दूसरे पीसी या एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पर अपना डाटा ट्रांसफर करना है तो सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा रहेगा। वाइल कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इस लाइन को जरा हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, वाइल कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट वी अज्यूम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ ईच नोड देन वी डिस्कस एल्गोरिथम टू कंप्यूट शॉर्टेस्ट पाथ। वही बात है कि जब हम एक नेटवर्क में सबसे छोटा रास्ता तलाश करना चाह रहे हैं तो फिर हम नेटवर्क की रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ की सूरत में लिखते हैं कि हमारा एक नेटवर्क यहाँ है, नेटवर्क 2 इधर है, नेटवर्क 3 इधर है, 4 इधर है। ठीक है, ये एक ग्राफ बन गया। फिर हम इसमें से देखते हैं कि अगर वन नेटवर्क को 6 के साथ कनेक्ट करना है तो कौन सा शॉर्ट रास्ता है। अगर वन नेटवर्क को 7 के साथ कनेक्ट करना है, इसने यहाँ पे डाटा भेजना है, तो फिर इसके लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। तो उम्मीद है कि कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ की आपको समझ आ गई होगी। डिजिटास्टर एल्गोरिथम का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, फ्रॉम ईच नोड टू एवरी अदर नोड। ठीक है, हर एक नोड से दूसरे नोड तक हम इसमें रास्ता तलाश करते हैं जो सबसे छोटा होता है। अब ये वेटेड ग्राफ। ठीक है, अब वेटेड ग्राफ को समझने के लिए आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए कि बेसिकली वेटेड ग्राफ क्या होता है कि इन मैनी नेटवर्क द एज ऑफ द ग्राफ है वेट, दीज वेट कैन रिप्रेजेंट इट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग कनेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आपको बताऊं कि यहाँ से कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 5 तक डाटा जा रहा है, ये नोड 1 और नोड 2 है। ठीक है, नोड 5 है।
अब बेसिकली नोड एक कंप्यूटर होते हैं, एक डिवाइस होती है, ठीक है, नेटवर्क की, इसके दरमियान को वेट कहते हैं। अब ये जो 9 है ये बेसिकली क्या है, इसका वेट है, ठीक है, या इसको आप कह लें कि कॉस्ट ऑफ डाटा शेयरिंग, कॉस्ट ऑफ नेटवर्क शेयरिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वेट है, इसको वेट बोलते हैं। दो नोड्स के दरमियान जो हम मतलब फॉर एग्जांपल डाटा ट्रांसफर करवा रहे होते हैं, इसको आप कॉस्ट ऑफ कनेक्शन का नाम दे सकते हैं, बैंडविड्थ का नाम दे सकते हैं, या ठीक है टाइम टेक ट्रेवल टू फ्रॉम वन नोड टू सेकंड नोड, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है वेट ग्राफ का, ठीक है। Discast algorithm can accommodate weight on each is graph. The shortest part is then the path with lowest total weight, ठीक है। अब बेसिकली इसका मकसद क्या था इस टॉपिक के अंदर, इसका मकसद ये था कि जो अब हम ग्राफ बना लेते हैं नोड्स के, ठीक है, फिर यहाँ पे हम उनको वेट देते हैं कि 1 से 5 तक गए तो मेरे यहाँ पे कितने पॉइंट की कॉस्ट आई, मुझे 9 पॉइंट की कॉस्ट आई, ठीक है। और जब 1 से मैंने 5 से 2 तक गया तो मेरे पास जो कॉस्ट आई वो 6 आई, ठीक है। और जब मैंने 2 से 8 तक का सफ़र किया तो मेरे पास कॉस्ट आई 8। और जब 6 से मैंने 3 तक का सफ़र किया तो मेरे पास कॉस्ट आई 2। तो डिस्कास्ट एल्गोरिथम इस वेट के लिहाज से, ये बेसिकली क्या है, ये सारे वेट हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, वेट हैं। इनको देखते हुए बताता है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ठीक है। यहाँ से 9 मीटर है, यहाँ 6 मीटर है, यहाँ से 8 मीटर है, यहाँ से 2 मीटर है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें 9 और 6 कितने होते हैं, 15 हो गए, 15 और 8 23 और 2 25। यानी अगर इस रास्ते से ये जाता है, अगर मैं हाईलाइट करूँ आपको यहाँ पर लाइन के ज़रिए, अगर इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जाता है तो हमें कितने लगे हैं यहाँ पर 15 और 8 23 और 25। यानी कि हमारा जो रास्ता बना वो 25 की कॉस्ट का बना, ठीक है। लेकिन अगर इसके ब्रैक्स हम देखें कि ये वाला रास्ता अख्तियार नहीं करता, बल्कि ये यहाँ से जब जाता है 5 पर, 5 से फिर ये जाता है यहाँ पर 2 पर, और यहाँ से वो रास्ता शार्ट ले लेता है 3 की तरफ, तो इसको कितनी कॉस्ट आएगी, 9 और 6 15, 15 और 3 18। यहाँ पे 25 की बन रही थी, अगर यहाँ से होके जाता है और अगर यहाँ से शार्ट पास रास्ता ले लेता है तो इसका वेट कितना बना, 18। अब बेसिकली 25 से वेट 18 कम है। तो यही काम है डिजकास्ट एल्गोरिथम का कि वो वेट के जरिए बताता है कि कौन सा रास्ता बेस्ट है। उम्मीद है कि आपको वेट वाले टॉपिक की भी समझ आ गई होगी कि आखिर ये वेट होता क्या है, इसका क्या काम है, ठीक है। ये वाला मैंने अभी आपको बताया कि ये वेट का क्या काम है, ठीक है। यही वेट होते हैं कि इतना मतलब यहाँ से लेंथ है, इसकी इतनी लेंथ है, या इसको लेंथ बोल लें या कॉस्ट ऑफ बोल लें, जितनी भी बैंडविड्थ बोल लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। डिस्टेंस मैट्रिक्स ये आपका इसको छोड़ दें, इसका कोई ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर देखना है तो देख लेते हैं। वेट्स ऑन ग्राफ एज रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एज, वही मैं आपको ऊपर भी बता के आ चुका हूं कि वेट जो होते हैं वो बेसिकली कॉस्ट होती है आपकी ट्रैवलिंग एज की, कि एक नोड से आप दूसरे नोड तक जब सफ़र करते हैं तो उसके दरमियान कितनी कॉस्ट आपको पे करना पड़ी या कितनी बैंडविड्थ थी, तो वो बेसिकली आपका वेट कहलाता है, ठीक है। दिस कॉस्ट में बी इन टाइम, डॉलर्स और होप काउंटिंग, ठीक है। वो बेसिकली डिफरेंट टाइप होती है ना। अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक वायरिंग करते हैं और आपका इतना पैसा लगता है तो वो बेसिकली डॉलर्स में भी हो सकता है, या डिफरेंट आप उसको काउंट कर सकते हैं कि मेरी इतनी वायर जो है वो नोड 1 से नोड 2 तक जाते हुए लगी, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से अगर हम जाते हैं तो 25 मीटर वायर हमारी जो है वो वेस्ट हुई। अगर हम ये छोटा रास्ता लेते हैं शॉर्टेस्ट, तो हमारी 18 मीटर की वायर जो है वो कॉस्ट लगी। तो ये इस बात और ये वेट की, ठीक है। तो कम जो वेट लगेगा हम वहाँ पे ही इसको ओके करेंगे। आगे है डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग कंप्यूटेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड राउट कंप्यूटेशन होता है, इसमें ईच स्विच कंप्यूट इट्स राउटिंग टेबल लोकली, ठीक है। इसमें हर स्विच जो होता है वो अपना राउटिंग टेबल जो है वो लोकली कंप्यूट करता है, एक्सचेंज अपडेट विद नेबर्स एंड एडजस्ट फॉर द फेलियर टू मेंटेन कनेक्टिविटी। इसका जो अब किताब होता है ना, अपने नेबरियस जो हमसाए नोड्स होते हैं उनके साथ ही होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अब ये वाला है तो ये बस इसको देखेगा, 2 को देखेगा और 5 को देखेगा, ठीक है। इसको इसका कोई इल्म नहीं होगा, ठीक है। इसका इल्म किसको होगा, 4 को होगा,
या 6 को होगा, ठीक है, और 3 का इलम किसको होगा, 2 को होगा या 5 को होगा। यानी कि इसमें नेबरस को देखना होता है, इसने बस इसको देखना है कि मेरे करीब 2 है या 5 है, इसको नहीं गर्ज के 7 के साथ आगे आगे क्या है, फिर आगे 5 ने देखना है कि कौन सा करीब है, इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके अंदर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग कंप्यूटेशन के अंदर। अब देखें ईच पैकेट्स, यहाँ सॉरी ओवल यहाँ पे क्लिक है, तो ईच पैकेट स्विच कंप्यूट इट्स राउटिंग टेबल लोकली एंड सेंड मैसेज टू द नेबरस, ठीक है। वो लोकली जो है वो क्या करता है, कंप्यूट करता है राउटिंग टेबल को और अपने हमसाए को जो है वो मैसेज ट्रांसफर कर देता है। यानी कि वो देखता है कि मेरे करीब जो है वो 5 है या 2 है, वो उसको पता चलता है कि 5 करीब है, तो वो इसको मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर देता है। फिर आगे 5 देखेगा कि मेरे करीब 6 है या 2 है, तो वो अगर उसको कास्ट 6 से कम पर या 2 पर, तो वो 2 पे डाटा भेज देगा। अब 2 देखेगा कि यहाँ पे 3 करीब है या 6 है, उसे देखना कि 6 के ऊपर कास्ट 8 आ रही है और 3 के ऊपर कास्ट या वेट बोल लें 3 आ रहा है, तो फिर उसने मैसेज 3 को भेजा। तो ये यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूटिव राउटिंग कंप्यूटेशन, यानी कि राउटिंग कंप्यूटेशन के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है रास्ते को। आगे है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसमें क्या है कि लोकल इंफॉर्मेशन इन नेक्स्ट हूप राउटिंग टेबल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ईस्ट स्विच, द स्विच periodically broadcast topology information destination distance and switch update routing table based on receive information। तो इसमें बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट हूप की है ना उसको स्टोर किया जाता है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का काम क्या होता है कि नेक्स्ट जो स्विच है उसकी इंफॉर्मेशन को मतलब उसने स्टोर कर लेना होता है आने वाले वक्त के लिए। स्विच शेयर डिस्टेंस एंड नेक्स्ट हूप इंफॉर्मेशन periodically अपडेटिंग देयर टेबल्स बेस्ड ऑन रिसीव टोपोलॉजी अपडेट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अब फर्स्ट टाइम इसने डाटा ट्रांसफर करना है तो इसने इंफॉर्मेशन लेनी है कि मेरे करीब 2 है या 5 है। अब जब उसने फर्स्ट टाइम इसको देख उसे पता चल गया कि मेरे पास 5 करीब था, अब उसने अपने सिस्टम में स्टोर कर लेना है अब, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब डाटा ट्रांसफर करना है फिर उसने नहीं देखना कि 2 करीब है कि 5, उसने डाटा 5 को भेज देना है क्योंकि उसके सिस्टम के अंदर ये स्टोर हो चुकी है इंफॉर्मेशन कि ये मेरे पास करीब है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की भी आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट हूप की या नेक्स्ट नोड की जो है वो स्टोर कर ली जाती है कि इसका मुझसे कितना फासला है इस नेटवर्क का। वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिथम ये ऊपर वाले की तरह सेम ही है। आगे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। इसमें देखिए कि इन लिंक स्टेट राउटिंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज सेपरेट फ्रॉम राउट कंप्यूटेशन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, राउट कंप्यूटेशन, ठीक है, राउट कंप्यूटेशन और लिंक स्टेट राउटिंग कहता है कि ये दोनों बेसिकली क्या हैं, सेपरेट हैं। अब मैं आपको इसमें मजीद आगे बढ़ने से पहले सादा से लफ्ज़ों में बताऊंगा कि ये डिफरेंस क्यों है इनके दरमियान। देखें जो राउटिंग कंप्यूटेशन था इसमें क्या था, इसमें सिर्फ नेबरस यानी कि हमसाया नोड्स की इंफॉर्मेशन थी। अभी एक दफ़ा हमें जाना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर, उसमें यह था कि 1 को सिर्फ इसका पता था, 2 का और 5 का, ठीक है, इसको नहीं पता था 3 का, 6 का, 7 का और 4 का। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका बेसिकली लिंक स्टेट राउटिंग। इसके अंदर एक नोड को तमाम बाकी नोड्स की इंफॉर्मेशन हासिल होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें इस 1 नोड को पता है 2 के बारे में, ठीक है, इसको पता है 5 के बारे में, इसी 1 नोड को पता है 6 के बारे में, इसी 1 नोड को पता है 3 के बारे में, इसी 1 नोड को पता है 7 के बारे में, इसी 1 नोड को पता है 4 के बारे में। यानी कि इसके पास एक पूरा रोड मैप है, इसे पता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट रास्ता है। अगर मैं 5 को दूंगा तो वो आगे किसको देगा, ठीक है, वो उससे आगे किसको देगा डाटा, वो उससे आगे किसको देगा। यानी कि हर नोड को तमाम मैप का पता होता है। यानी कि पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें यह था कि एक बंदे को सिर्फ उसके हमसाए का मतलब एड्रेस पता था, लेकिन अब जो हम पढ़ने लगे हैं उसमें एक बंदे को पूरे सिटी का डाटा पता है, पूरे सिटी का मैप पता है, और हर बंदे को इसके अंदर पूरे सिटी का मैप पता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हैं कंप्यूटर्स, ठीक है, ये कंप्यूटर 1 है, 7 है, 4 है। तो पहले वाले में ये था कि एक कंप्यूटर को जस्ट ये पता था कि अगले 2 कंप्यूटर का मैप क्या है,
उसे बाकी नहीं पता था। लेकिन अभी हम रीड आउट करेंगे कि एक कंप्यूटर को बाकी तमाम का पता है और उसमें मौजूद बाकी तमाम कंप्यूटर को भी दूसरे तमाम कंप्यूटर का रोड मैप पता है। ठीक है, ये फ़र्क है लिंक स्टेट राउटिंग का और राउट कंप्यूटेशन का। राउट कंप्यूटेशन में जस्ट हमसाई की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आप इसको नेबरस बोल लें, और लिंक स्टेट राउटिंग में ऑल सिटी या ग्लोबली यानी कि जितना भी मैप होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे आपके टीचर ने जो डेफिनेशन दी है बुक के लिहाज से वो भी हम देख लेते हैं। इन लिंक स्टेट राउटिंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज सेपरेट फ्रॉम राउट कंप्यूटेशन स्विच सेंड लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल कनेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राउट कंप्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, लोकल कनेक्शन जो करीबी उसके होते हैं ये उसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, ईच स्विच बिल्ड ऑन राउटिंग टेबल्स। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपका होता है लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, उसमें क्या होता है टू अपडेट ग्लोबली टोपोलॉजी एंड रन डिजकास्ट एल्गोरिथम, यानी कि वो जो टोपोलॉजी बनाता है आपका लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन वो ग्लोबली बनाता है। ठीक है, जिसको आप बोलें कि वाइड एरिया नेटवर्क, और जो आपका बेसिकली राउट कंप्यूटेशन या स्विच वगैरह होते हैं वो आपके बनाते हैं लोकल कनेक्शन, जिसको आप लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलें छोटे पैमाने पे। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया गया है इन दोनों का कि लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है या वेक्टर राउटिंग क्या होता है, तो इसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होता है, इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है, छोटे एरिया पे होता है। ठीक है, पैकेट स्विच अपडेट इट्स ऑन राउटिंग टेबल फर्स्ट, इट इज़ यूज इन RIP। ठीक है, इट इज़ मस्ट मोर कम्प्लेक्स। ठीक है, ये कम्प्लेक्स होता है। स्विच परफॉर्म इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इमेज की सूरत में बता दूँ तो यहाँ पे देखें ना, अगर तो यहाँ पे PC1 को जस्ट इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन होगी तो PC1 इसको डाटा सेंड कर देगा क्योंकि उसे पता है कि इनमें से कौन सा करीब है। लेकिन अगर इसी PC1 के पास इन तमाम की या इससे भी ज़्यादा 500 कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है तो वो फिर 500 कंप्यूटर में से तलाश करेगा, तो फिर उसे जाके पता चलेगा कि भाई मेरे करीब तो ये 5 वाला कंप्यूटर है। तो कम्प्लेक्स कौन सा हुआ, ये वाला कम्प्लेक्स हुआ ना, कि जिसके पास तमाम की इंफॉर्मेशन है, और वो इजी हुआ जिसके पास सिर्फ 2 की इंफॉर्मेशन थी और उसने करीब वाले को भेज दिया डाटा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो है सिंपल होता है क्योंकि इसके पास जो है वो लोकल ये कनेक्शंस होते हैं, करीबी कनेक्शन होते हैं और वो जल्दी से डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन जो लिंक स्टेट एल्गोरिथम है उसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, यानी सिटी मैप होता है, तो इसलिए उसको जो है वो मोर कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, चलें जी, ये भी आपका टॉपिक कवर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपके इजी आ रहे हैं। ये थोड़ा सा लेक्चर क्रिटिकल था, मुश्किल भी था। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई है वैन टेक्नोलॉजीज़ की, इसको आपने एज आ रीड आउट कर लेना है अपने फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, इसको मैं बॉक्स आउट कर देता हूँ यहाँ से इतना। ठीक है, आरफानेट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ना है, और एसाइक्रोनियस आपका क्या होता है उसके बारे में आपने नीचे पढ़ना है। फ्रेम्स क्या होते हैं हम पिछले लेक्चर्स में इनको कवर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने इनको रीड आउट करना है। और लास्ट आपका ये 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। इसमें कोई कंसेप्चुअल बेस नहीं था, ये जस्ट इस बारे में था कि एटीएम साइक्रोनियस इसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आपका SMDS जिसको हम स्विच मल्टी मेगाबिट डाटा सर्विसेज कहते हैं, इसमें क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन होती हैं, ये कितनी रेंज का डाटा ट्रांसफ़र करता है। तो ये MCQs बेस है तो इसको आपने लाजमी पढ़ना है। ठीक है, पूछ सकते हैं SMDS कितना मतलब मेगाबाइट डाटा या MBPS डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है, इसकी रेंज क्या है। ठीक है, और इससे ऊपर हम अभी देख के आए हैं फ्रेम रिले, इसकी स्पीड के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये आपने MCQs के हवाले से देख लेना है। आरफानेट के बारे में पूछ लेते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1960 की दहाई में। इसका मुकम्मल नाम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, तो इस तरह से विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन, ये USA का पूछ लेते हैं कि कहाँ पे ये बना था, जर्मनी, इस तरह से, तो आपने USA का बताना होता है। तो ये MCQs बेस है, इसमें कोई कंसेप्चुअल नहीं है। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि MCQs आते हैं। तो आई थिंक आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका होगा जी। तो लेक्चर नंबर 18 इंशाल्लाह जल्द अपलोड किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको लेक्चर में हेल्प मिली है तो कमेंट करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।